दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। अभी मैं नारनौल में हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि महेंद्रगढ़ जो जिला है उसका सब डिवीजन है नारनौल, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नारनौल में है। हरियाणा का पहला एक ऐसा जिला महेंद्रगढ़ जहाँ के डीसी एसपी महेंद्रगढ़ में नहीं बैठते। वहाँ का सारा जो डीसी हैं, एसपी हैं, जो जिले के सभी अधिकारी हैं, वो नारनौल में बैठते हैं। सब डिवीजन नारनौल है और महेंद्रगढ़ में सिर्फ एसडीएम लेवल के अधिकारी बैठते हैं। तो आज नारनौल में हूँ और यहाँ पूरे अहीरवाल की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रधान जी हैं राजेंद्र सिंह यादव जी, नारनौल नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। और सुभाष यादव जी हैं, एडवोकेट हैं, पत्रकार रह चुके हैं। और बहुत सारे दूसरे साथी हैं, दुकानदार हैं, इधर से व्यापारी भाई हैं। तो इनसे बातें करेंगे कि पूरी अहीरवाल बेल्ट में जिस तरह से बीजेपी ने स्वीप किया है, क्लीन स्वीप, सिर्फ एक सीट हम छोड़ दें तो नांगल चौधरी की। नांगल चौधरी की एक सीट पर मंजू चौधरी कांग्रेस की जीती हैं, बाकी पूरा बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। कैसी यहाँ की राजनीति है और सारी सीटों का आकलन हम करेंगे। अटेली में राविंद्र जी की बेटी को जीतने में पसीने आ गए। रावदान सिंह एक ऐसे नेता से आ रहे हैं जिसकी बिल्कुल लॉन्चिंग हुई थी, जिला परिषद का जो चुनाव हार गए थे, कंवर सिंह यादव से आ रहे हैं। और ठाकुर अतरलाल की ऐसी क्या मजबूती थी कि राव आरती राव को बहुत मुश्किल से वहां जीत हुई। और सबसे ज्यादा काम नांगल चौधरी में हुए हैं राव अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव जो सैनी जब मुख्यमंत्री बने, उस मंत्रिमंडल में उनको सिंचाई मंत्री बनाया गया। 14 में भी वो एमएलए बने बीजेपी टिकट पर, 19 में बने, आईएएस रिटायर्ड हैं। और ये कहते हैं कि नांगल चौधरी में हरियाणा बनने के बाद 66 के बाद जितने काम उन्होंने नांगल चौधरी में करवाए, आज तक नहीं करवा पाए कोई भी नेता। बावजूद उसको इन चुनाव में हरा दिया गया उनको, और वहां से मंजू चौधरी जीती हैं। तो पूरी अहिरवाल बेल्ट की राजनीति को समझेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी प्रधान जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। नारनौल में अभी हम बैठे हैं और यहाँ से राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे और ओम प्रकाश यादव जी थे आपके बीजेपी के। ये दूसरी बार है जब लगातार हार हुई है नरेंद्र सिंह की, तीसरी बार लगातार, है ना। 2 बार पहले हार होने के बाद भी ये कांग्रेस कह रही थी हम तो 2 हारे हुए को टिकट नहीं देंगे, और फिर भी उनको टिकट दिया और बड़े अंतर से हारे इस बार वो। हाँ। क्या कारण रहा? ये इसका तो ये कारण रहा जी, हमारे इलाके में जो बच्चे लग रही है ना नौकरी बिगर पर्ची बिगर खर्चे के, सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये है जी। ठीक है। और इसके आधार के ऊपर जो तीसरी बार बीजेपी का जो विधायक ओम प्रकाश जी चुने गए हैं, तो इसी आधार पे चुने गए। एक तो विकास कार्य काफी हुए हैं बीजेपी के राज में, ठीक है। और हमारे ये चारों कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके अंदर मतलब पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी बीजेपी के ही थे। सारे विधायक हमारे यहाँ से, पिछली बार दान सिंह जी जीते थे कांग्रेस से, बाकी 3 बीजेपी के थे जी। इस बार मंजू चौधरी जीती है, उसके अलावा भी 3 बीजेपी के हैं जी। तो हमारे इस इलाके के अंदर जो लोगों के काम हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, रोड वगैरह बने हैं, और जो हमारा ये इलाका एक तरह से पिछड़ा हुआ है, जो राजस्थान के साथ लगता हुआ है जी। यहाँ जो बच्चे गरीब परिवार की जो नौकरी लगे हैं, जिनकी कोई गुंजाइश नहीं थी, मजदूरी क्या करते थे, और वो बच्चे बिगर पर्ची बिगर खर्ची के नौकरी लग गए जी। तो वो तो फिर वो उसी को सरकार बनाएंगे जिसका भी कोई सिफारिश नहीं, बेचारे कोई दौड़ नहीं, कोई नेता नहीं, उसके बावजूद नौकरी लग रहे हैं। तो हमारे इस इलाके में पहले लोकसभा के अंदर भी जो रिजल्ट आए थे हमारे चारों कॉन्स्टिट्यूंसी से, हमारे बीजेपी जीती थी, हमारे आदरणीय दान सिंह जी हारे थे। उस समय भी यही समीकरण था, और अब ये विधानसभा के हुए हैं उसमें भी यही समीकरण बैठा है। एक चीज मेरे को आप समझाने की कोशिश करो। जो उत्तर प्रदेश का जो यादव समाज है वो बीजेपी से दूर है, उससे कटा हुआ है, वो अखिलेश यादव सपा के साथ है। हरियाणा का जो यादव है वो बीजेपी के साथ है। क्या कारण है ये पूरा अहिरवाल बेल्ट का यादव बीजेपी से ऐसा क्यों चिपका हुआ है? ऐसा क्या खास उनको लगा, और यूपी वाला उनसे क्यों दूर है? ऐसा है जी, यूपी वाले तो वो बताएंगे यूपी के अंदर, हम तो हरियाणा की बता सकते हैं जो हमारी ये बेल्ट एरिया है। हाँ, पूरी हमारी अहिरवाल बेल्ट की राजनीति। हाँ, हीरवाल बेल्ट की राजनीति ऐसा है जी कि हमारे यहाँ नॉन जाट, कांग्रेस में अगर नॉन जाट को सीएम घोषित करे तो यही जनता उसको देगी। हमारे इस एरिया के अंदर जो सीएम जाट चेहरा फेस करके लड़ती है जी, तो हमारी ये एरिया उनको वोट नहीं देता, कम ही देता है, कम देता। और बीजेपी के अंदर नॉन जाट सीएम चेहरा है
मनोहर लाल खट्टर हुए, जी। जैसे इस बार तो नायब सिंह सैनी को डिक्लेयर ही कर दिया था। हम्म। तो हमारी जनता ये कहती है कि भाई कल को हम नौकरी लगेंगे तो उधर के लगेंगे, हमारे तो ये लगेंगे नहीं। जी। तो हम खूब कोशिश भी करें वोट को करने का, अपनी तरफ लाने का, लेकिन वोट आता नहीं। जी। वो अपनी मर्जी से वोट डालता है और ये हर बार यही इफेक्ट रहा है और आगे भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। लेकिन एक लोग सियासी गलियारों में ये तो चर्चाएं करते हैं कि बीजेपी की जो नीतियां हैं यूपी में यादवों के खिलाफ हैं, यहाँ यादवों के पक्ष में, ये भी बातें चलती हैं। देखो जी, ये तो अब बीजेपी की यूपी के अंदर क्या है ये तो हमें पता नहीं है, हम तो हमारी बता सकते हैं जो यहाँ का है जी लोकल। जी। अब यूपी के अंदर क्या यादवों के खिलाफ बीजेपी की क्या खिलाफ पता है, यूपी में भी अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ। आज की तारीख में पहले कोई दुकानें नहीं खुलती थी, आज 11-11 बजे तक दुकानें खुलती हैं। लेकिन यहाँ वहाँ के यादवों ने पूरा सपा का वोट दिया। वो सपा का दिया है, किस वजह से दिया तो वो बताएंगे। उसके मुखिया यादव है इसीलिए। भाई मुखिया यादव है या कोई और वजह है या तो वही बताएंगे जी, हम तो वहां तो गए नहीं है, हम तो यहाँ की बता। एक आपने ये बात कही थी कि कांग्रेस का जाट सीएम वहाँ हुड्डा का चेहरा, इसलिए लोगों ने बीजेपी, यानी चुनाव पूरा जाट नॉन जाट पे रहता है इधर हिटवाल का। ये हमारे जो इलेक्शन होता है ये हमारी यहाँ की पब्लिक है, जो आप जितनी सीटें लोगे गुड़गांव तक जी, आप सीएम चेहरा और कर दो फिर आ जाएंगी सीटें। ओके। तो अगर इसके अलावा यहाँ हमारे इस एरिया के अंदर भी ये कहते हैं कि भाई हुड्डा साहब बनेंगे, सीएम बनेंगे, तो यहाँ की पब्लिक साथ नहीं देती जी। वो पब्लिक उधर जाएगी जो भाई, क्योंकि जो पिछले योजना के अंदर 10 साल अपने हुड्डा साहब जी रहे थे सीएम, उस समय जैसे नेता लोग आए उनके कहने से वो मतलब नौकरी लगा करते जी। और आज वो मतलब ऐसा हालात हो गए कि जी। राम राम जी। तो ये मतलब हालात हुए हैं कि जी बिगर पर्ची बिगर खर्ची नौकरी लग रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। चलो ये बात और भी बात करेंगे आपसे। जी, सुभाष जी यादव जी, आप बताओ क्या कारण रहे हैं कि हम नांगल चौधरी की बात करें कि राव अभय सिंह यादव सिंचाई मंत्री सैनी सरकार में थे, खूब काम उन्होंने करवाए, क्यों आ रहे, क्या वहाँ का समीकरण सियासी गणित क्या बैठा है? देखो, राजनीति के अंदर कई चीजें ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसी कि एक डेडलाइन खींच दी जाए कि इस लाइन को आप अगर पार करोगे तो आपका पॉजिटिव आएगा, इस लाइन को नहीं पार करोगे तो अब नेगेटिव आएगा। राजनीति में कोई पैमाना नहीं है। नांगल चौधरी की जनता ने ये दिखा दिया करमपाल जी कि काम की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। 19 जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब से नांगल चौधरी अति पिछड़ा क्षेत्र हुआ करता था। आज आप आए हो 152 डी से चल के आए हो, नांगल चौधरी में भी आए हो, या आज इधर गोदबड़ावा से जब आप एंट्री करोगे हरियाणा का प्रवेश द्वार बन गया है। कोटपुतली से जब आप एंट्री करते हो तो अलग फीलिंग आती है कि अलग प्रदेश में आ गए, आज प्रवेश द्वार बन गया है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ की जनता और यहाँ के जो बड़े लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को लीडर बताते हैं, वो पसंद नहीं करते कि एक आम घर से उठा हुआ आदमी राजनीति में आके स्थापित हो जाए। उसका रीजन ये है कि उनकी राजनीति सिर्फ नारों पे चलती है। एक पहला नेता यहाँ पे आया जिसने काम करवाया। इस इलाके के अंदर भूजल स्तर 3,500 फीट गहरा चला गया था। डॉक्टर अभय सिंह जब विधायक बने 2014 में, उन्होंने खट्टर साहब को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की कि हरियाणा में जो मौजूदा पानी है उस पानी का अगर समान वितरण कर दिया जाए तो भी हरियाणा में खुशहाली आ सकती है। हर बार चुनाव में आता था SYL का नारा, चुनावी मुद्दा बनता था, चुनावी मुद्दे के बाद में वो 5 साल डब्बे में चला जाता। बिल्कुल। इन्होंने सिर्फ जो मौजूदा पानी है उसी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया। जी। जो पंप सेट चौधरी बंसीलाल जी ने लगवाए थे, नहरें बनवाई थी, उसके बाद में 1 रुपए उसमें नहीं लगा था। जी। 143 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना। सारी जो नहरें हैं उनकी ओवरहालिंग हुई। जी। संयोग से मैं भी उनके साथ गया था उस मीटिंग में। जी। जो हथनीकुंड बैराम से और सालावास तक आए थे, मैं उनके साथ रहा था। सारी मोटर्स, सारे पंप सेट्स, सारी जो लेयर्स थी उन सब की ओवरहालिंग की। और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नांगल चौधरी में जहाँ पीने का पानी नहीं था वहाँ 18 20 हमारे चल रहे हैं। ओके। और नहरी पानी पहुंचे वहां तक? हाँ, अंतिम टेल तक पानी जा रहा है। अच्छा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, उन्हीं लोगों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने वोट नहीं दिया है। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा? वहाँ कुछ जातीय समीकरण इस तरह बैठे या बड़े नेताओं ने साथ नहीं दिया, क्या कारण? अभिमन्यु की तरह अकेले को घेरा। अकेले को घेरा। क्यों कि हर आदमी को अपनी नारों की राजनीति चाहिए। जी।
उन्होंने नारों की राजनीति नहीं की। डॉक्टर अभय सिंह ने काम की राजनीति की और काम लोगों को पसंद नहीं है। बिल्कुल, आईएएस रिटायर्ड थे। देखो, लोग है ना राजनीति के साथ, काम के साथ ये भी चाहते हैं कि हमारे बीच में भी रहे, हमारे नेता, कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी। वो चंडीगढ़ जब मंत्री भी बन गए थे, विधायक थे, सिर्फ 2 दिन चंडीगढ़ जाते थे, बाकी दिन हल्के में रहते थे। हाँ। लोगों को अवेलेबल रहते थे। कोई ऐसा गांव नहीं था जिसमें सप्ताह में 2 बार नहीं जाते। यहाँ पे वो अपने ऑफिस के अंदर डेली सुबह लोगों से मिलते थे। कई बार तो 2-2 बजे तक वो लगातार लोगों की समस्याएं। उनका सबसे बड़ा काम यह था कि उनके पास कोई गया, वो ना हल्का पूछते थे, न जाति पूछते थे। वो सिर्फ ये कहते थे काम बताइए। काम उसका गया, डायरेक्ट उसका काम होने का है, हाँ कर दी, जिसका नहीं होने का है मना कर दिया। और ये स्पष्ट जवाब भी लोग सुनना पसंद नहीं करते। बस लोगों को लॉलीपॉप चाहिए। हाँ, आप इधर आओ। जी, लॉलीपॉप चाहिए। अब जिन आदमियों को ये कह दिया कि तेरा काम लीगली नहीं है, नहीं हो सकता है, वो लोग नाराज हो गए। नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मंजू चौधरी वहां से जीती हैं, पूर्व विधायक रहे हैं मुड़ाराम जी, उनकी धर्मपत्नी है, और उन्होंने आईएएस रिटायर्ड है। अभय सिंह यादव उनको रहा सिंचाई मंत्री थे। और बात करेंगे इनसे। आप नाम बताओ अपना, क्या है? सादीराम जी। सादीराम जी, आप समझाओ थोड़ा अहिरवाल की राजनीति को थोड़ा। अहिरवाल राजनीति तो है ही। किस तरह की राजनीति? बीजेपी ऐसा क्या हो गया, पूरा क्लीन स्वीप कर दिया, कांग्रेस का खाता नहीं खोल दिया, नांगल चौधरी छोड़ नौकरियों की वजह, बिना पर्चे बिना खर्चे जी। सिर्फ एक ही काम है, और नहरी पानी जी। पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, डिपो होल्डरों को सब काम मिल रहे हैं, हर काम टेम्पो हो रहे हैं, रोड है, बाईपास है, जैसे साहब बताइए जो आपके जो राविंद्रजीत है, ये मुख्यमंत्री कुर्सी पे दावा ठोका था, वो तो को नहीं बनाते। कैसे बनेगा जी? वो तो मंत्री जिसको पहले घोषित कर दिया गया था जी, नायब सैनिक है, तो कैसे बनेगा मंत्री जी? ये मलाल तो रहता होगा अहिरवाल की बेल्ट को कि यहाँ कभी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बाद नहीं आया कोई भी। मलाल तो मेरे को होता है, मैं बड़ी सी दुकान करके बैठूं जी। मलाल तो हर एक को होता है जी, लेकिन जो मिलता तो भाग्य में होता है वही। नहीं, पिछले लगातार 3 पारियों से खुलकर आप बीजेपी का साथ दे रहे हो, दे रहे जी। फिर लेकिन राजनीति में उतनी बड़ी हिस्सेदारी पार्टी सरकार में तो नहीं है शायद इस इलाके की, या ठीक मानते हो? पार्टी क्यों नहीं? पिछली बार 3 सीट, जब की बार 3 सीट चलेगी जी। गुड़गांव तक कहीं तक जाती है सीटें सारी, दक्षिण हरियाणा सारी सीट बीजेपी को जाती है जी। अभी जैसे महेंद्रगढ़ से विधान जा रहे कांग्रेस। नहीं, सरकार में पावरफुल हिस्सेदारी नहीं है जी। जितनी सीटें हमारी उतनी सीटें हैं जी पावरफुल में जी। हमारे में क्या मंत्रिमंडल में कोई मंत्रिमंडल? पिछली बार मंत्री में था साहब ओम प्रकाश रेड्डी साहब, राज्य वो क्या ओम प्रकाश रेड्डी मंत्री थे पिछली बार, अब की बार भी है जी भारतीय अभय सिंह जी सिंचाई मंत्री रहे हैं, काम अच्छा किया है जी। पानी कहीं पानी नहीं था, खेतों में खुला डोल रहा है जी। रात को फुल भर के खेत जी, सिर्फ सोरड़ी भर के, नहर इतनी आई तेज। अच्छा, ठीक है, चलो और भी बात करें। अच्छा, आप ये बताओ, शुभ नाम आपका? पंकज मेहता। पंकज मेहता जी, आप क्या काम करते हैं? मेरा फील इंजेक्शन पंप का काम है। ठीक है, आप मेरे को थोड़ा रेवाड़ी का समझाओगे? रेवाड़ी से कैप्टन अजय यादव का बेटा है, क्यों आ रहा है? रेवाड़ी के टच में नहीं है। अच्छा, रेवाड़ी हाँ, नारनौल के लिए आप पूछ सकते हो। अच्छा, नारनौल का, चलो नारनौल की राजनीति को समझाओ। यहाँ ओम प्रकाश यादव सिर्फ राव इंद्रजीत के दम पर जीत हासिल करते हैं, या इन्होंने कुछ अपना भी ठीक ठाक काम जमाया है, यहाँ अपना संपर्क बनाया है? नहीं, ओम प्रकाश एडीओ साहब का संपर्क यहाँ सभी लोगों के साथ रहा है, और जो भी गया है उनके पास में उनके काम भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भी काम नहीं हुए, और बगैर पैसे के काम हुए, ये समझो ना आप। और मतलब वो एक साफ सुथरी छवि के इंसान है, पहले भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और उससे पहले भी रहे हैं, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार ये कह रहे थे कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की लहर है, अहिरवाल में तो वो लहर बिल्कुल गायब दिखी। नहीं, यहाँ वोटर साइलेंट रहा है। अच्छा, वोटर साइलेंट रहा है, उसने अपनी मर्जी से वोट दिया है, देखने में कुछ हो रहा है, और वोटिंग अपने हिसाब से की है। ये मेन फैक्ट रहा है जीत का, बीजेपी का। अच्छा, एक सीट जीती है नांगल चौधरी, उस आप क्या मानते हो उस जीत का कारण? उसमें तो क्या है कि कास्टिज्म वाली बात होगी वहाँ, जो वो एक गुजर बेल्ट की वजह से वो एक तरफा वोटिंग करना, फिर अभय सिंह जी अकेले रह गए थे डॉक्टर साहब, तो उनको नेगलेक्ट करना, कुछ और बड़ी हस्तियों का भी हाथ रहा है उनको हराने में, सीधी सी बात तो ये है, और इस वजह से वो हार का कारण रहा। अच्छा, ये मंजू चौधरी हैं, ये गुजर बिरादरी से? हाँ, गुजर बिरादरी। ओके, ठीक है, तो गुजर बेल्ट ने पूरा उनका साथ दिया।
तो अच्छा ये बताओ, जो पूरी यादव बेल्ट है वो यादव बेल्ट अभय सिंह यादव के साथ आई नहीं आई? देखो 47,000 से ज्यादा वहाँ पे यादव है और 35,000 के आसपास गुर्जर समुदाय के लोग हैं जी। और करीब 28,000 के आसपास, सॉरी 22,000 के आसपास जाट समुदाय के लोग हैं और बाकी SC BC वो अदर्स कास्ट हैं। अब हुआ क्या कि जो गुर्जर बहुल जो गांव हैं उनके अंदर जैसे उसने नामांकन भरा मंजू चौधरी ने, उसी दिन उसने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आपको बूथ कैप्चरिंग करनी है, जिसकी शिकायत डॉक्टर अभय सिंह ने इलेक्शन कमीशन को भी की। लेकिन उसके बाद उन्होंने संवेदनशील भी बना दिया। लेकिन इस इलेक्शन में आप जब देखोगे कि वोट परसेंटेज, एक आदमी जो गांव में नहीं रहता उसका भी वोट डाल गए। पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल रहा है। अगर 3,3500 वोट अगर इधर से इधर हो जाते तो चुनाव का समीकरण बदल जाता। वोटों से आ रहे हैं ये अभय सिंह? वो 6,900 कुछ वोटों से आ रहे हैं, 6,900 कुछ वोटों से 993 के आसपास वोटों से आ रहे हैं। तो उसमें रहा है कि मेन चीज फेल्योर क्या है कि अब ऑफिसर्स को भी ये लगने लग गया था कि कांग्रेस आ रही है, जो हवा हो गया था अब उन्होंने भी ढील बरती है कहीं ना कहीं। फिर कहीं ना कहीं उनको ऊपर से भी ये रहा होगा, जो बड़े सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं, अगर इसको दोबारा जीत के आ गया तो तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम्हारी नहीं चलेगी, बिल्कुल। चलो और बात करेंगे। आप बताओ क्या शुभ नाम आपका? सोनू सैनी। सोनू सैनी जी, आप तो मुख्यमंत्री की फीलिंग ले रहे होगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से भी मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे ना, उनकी वजह से ही कम से कम 17-18 हजार वोट सैनियों के एक तरफा पड़ गए। अच्छा। एडीओ साहब के उनकी रैली, और सैनी कोई कैंडिडेट था नहीं यहाँ पे, और एक था हल्का सा, उसका 400-500 ही वोट आए हैं। तो इसी वजह से पिछली बार जो अंतर था ना वो डबल हो गया जीत का। पिछली बार सैनियों ने एडीओ साहब को कम वोट दिए थे, इस बार भर के दिए सिर्फ नायब जी की वजह से। क्या बात है। तो कैसे नायब जी से एक बार ये पूछा था जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, किस तरह से फीलिंग ले रहे हो? बड़ा कहा कि वह मजे हो रही है, मौज सी हो रही है। हमें जैसे किसी से भी पूछोगे ना तो यही कहेंगे जी हमको तो नायब अच्छे लगते हैं। उनका काम जो 56 दिनों में उन्होंने जो भी किया ना वो सब ऐसा था कि खट्टर के सारे रोग धो दिए। अच्छा। हाँ, इस बेल्ट में इसी वजह से वोट मिले हैं। 2 महीने में खट्टर ने जितने भी गलत काम किए थे, जो लोगों की नाराजगी थी, वो सारी दूर कर दी इन्होंने। क्या क्या रोग रखे थे खट्टर ने? एक तो सबसे मोटी फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में हर कोई एक थैला लेके घूमता है। कभी तो कहता है मेरा डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं है, तो अधिकारी बात करेंगे, वो कहते थे ADC ऑफिस में जाओ, वो कहते चंडीगढ़ जाओ। अब इन्होंने क्या किया, किसी को जो भी करवाना है जो लीगल है वो सब काम अफसरों को आदेश दे दिया कि आपको तुरंत करना है, कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। सबके काम हो गए, राशन कार्ड बन गए लोगों के, एक घर में 3-3 राशन कार्ड हो गए, 3 फैमिली अलग अलग रह रही है, उनका माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, उनका सबका बन गया, वो तो खुशी खुशी फिर नायब को ही देंगे वोट। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये उम्मीदें हैं, कैसी सरकार चला पाएंगे? देखो फिलहाल तो नायब जी ऐसे लगते हैं जैसे कि मंजे हुए खिलाड़ी है। अच्छा। हाँ, 2 महीने में जो काम किया, और आते ही जो उन्होंने वहाँ नौकरियों की बौछार कर दी, और यहाँ जो अफसर सस्पेंड किए जिन्होंने ढिलाई बरती थी उनको संदेश दे दिया है कि अगर कोई ढिलाई बरतेगा तो सबके साथ यही होगा, ठीक हो जाओ। ठीक है। अच्छा, बैकवर्ड समाज तो पूरा कांग्रेस BJP के साथ गया ही है। अहीर बेल्ट भी थोड़ा समझाओगे यूथ में, और क्या कारण है? पूरा अहीर आप गुड़गांव से लेने लग जाओ, गुड़गांव फरीदाबाद से, और यहाँ नांगल चौधरी तक आ जाओ, सारा ही तो BJP को गया है। इसका क्या कारण मानते हो? इसका तो एक तो जी इंद्रजीत का फैक्टर पड़ता है। ओके। कि उनकी राजनीति काफी पुरानी है और वोट उनको पड़ते ही है। उन्होंने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो लगभग ये कहते हैं कि आखिरी तक वो ही जीतेगा, चाहे कैसी हवा हो। आरती के बारे में हवा यही थी कि नहीं निकलेगी, लेकिन दबी दबी यही आवाज थी कि कुछ भी करके छोड़ेगा नहीं सीट। ये था। लेकिन और ठाकुर रतनलाल ने पसीने तो हटा दिए थे उसको भी। ठाकुर रतनलाल के लिए था जी, जो ठाकर राजपूत कौम है वो उनको देखती थी कि कई बार हो गई कभी निकला ही नहीं, चलो इस बार निकालो, तो उन्होंने एक तरफा वोट दिए। खूब जोर लगा रखा। हाँ खूब। और कुछ तो BSP से था शायद उनका गठबंधन, तो छोटी जाते हैं उन्होंने भी पूरा वोट दिया। इनको राजपूतों को सपोर्ट भी करती है वो। ठीक है। तो यही कारण रहा। लेकिन जीत तो गई आखिर में। आखिर में जीत गई, लेकिन ये जीत भी कोई खास जीत नहीं है। खास जीत नहीं है ना। इतने बड़े नेता की बेटी और सिर्फ 2,500 वोटों से जीतती है, तो ये जीत नहीं मानते। और वो दूसरों को बड़े बड़े अंतर से जिता देते हैं। वो तो अब ये नारनौल में तो फैक्टर था नायब जी।
अच्छा, इस वजह से 17,000 वोटों से जीते हैं ये। ठीक है। और उनकी बेटी पहली बार में मंत्री बन गई है। वो भी दबाव होगा, हैं? दबाव होगा। वो नहीं तो पुराने लोग काफी है जिनका पास एक्सपीरियंस है। बनना तो उनको ही चाहिए था, लेकिन ठीक है, काम होने चाहिए इलाके के। अच्छा, इसका क्या चर्चाएं चल रही हैं कि भी बाबू मंत्री फिर दूसरे को मंत्री नहीं बनवाया, अपनी बेटी को क्यों बनाया? इस बारे में क्या चर्चाएं लोगों के बीच? इस बारे में तो यही है कि शायद इन्होंने ही मना कर दिया होगा जी, थोड़ा ये मान सम्मान की बात है। इंद्रजीत की वजह से हम भी जीतते हैं। अगर हम बन जाते हैं और उनकी बेटी नहीं बनती है तो हमें लगता है कि ये गुरु दक्षिणा ही होगी एक तरह की। उन्होंने ही सरेंडर किया है, विधायकों ने खुद सरेंडर कर दिया है शायद। क्या आप कैसे क्या मानते हैं इनकी बेटी को मंत्री बनाया और जो सीनियर विधायक थे इनसे भी 2 बार 3 बार के, उनको नहीं बनाया? क्या मैसेज लोगों के बीच में इसकी क्या चर्चा है? ये तो बीजेपी का ये मोटिव रहा जी कि नए चेहरे सामने लाने का, कि यंग जनरेशन जो है आगे, उनको आगे लेके आने का है। और मेरे को तो लगता नहीं इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कुछ वो। ठीक है। ओके, राव इंद्रजीत का प्रभाव जो इन्होंने कहा है इस पूरे अहिरवल बेल्ट पे है एक्चुअली? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या कारण मानते हो ऐसा क्या राव इंद्रजीत का? भाई उनको ठीक है, राव तुलाराम के वंशज हैं और राजा साहब अभी भी लोग कहते हैं उनको। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह भोगोदयाल शर्मा के बाद। राव इंद्रजीत के पिताजी दूसरे मुख्यमंत्री थे और हरियाणा में ये कहते हैं जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, सिर्फ राव वीरेंद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे उसी समय किसानों को फसलों का पूरा भाव मिला और एक नारा भी चल पड़ा था उसमें, राव आया भाव आया। यानी कि राव ने उस समय राव वीरेंद्र सिंह ने किसानों को फसलों का पूरा भाव दिया था। उसके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जिसने किसान को उसकी फसल का पूरा भाव दिया हो। क्या कारण है? उनके पुराने परिवार की लेगेसी है या क्या कारण है कि राव इंद्रजीत की इतनी चलती? कर्मपाल जी, मैं आपको बताऊं कि राव वीरेंद्र सिंह दक्षिण हरियाणा की बहुत बड़ी हस्ती थी जी, और उन्होंने जो काम इस इलाके के लिए किए हैं शायद ही कोई कर पाएगा जी। और उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो तो सिर्फ उनका फल भुगत रही है। उन्होंने आज तक कोई एक ऐसा काम बता दें कि एक ऐसी स्कीम बता दें कि उन्होंने इस इलाके में अहिरवाल को किया हो, वो तो उनकी तपस्या जो उन्होंने की थी राव वीरेंद्र सिंह ने, उसका खाली भोग रहे हैं। एक दिन वो किसी के सुख दुख में नहीं आते, एक दिन वो किसी का काम नहीं करवा पाते। अगर कोई उनके पास काम लेके चला गया तो ये कहा जाता है मेरी तो उससे बनती नहीं है। जी। आप उदाहरण देख सकते हो, वो कांग्रेस के अंदर भी लगातार केंद्र के अंदर मंत्री रहे हैं, लेकिन हरियाणा का अगर कोई काम लेके जाता है कहते हैं कि मेरी तो मुख्यमंत्री से नहीं बनती। वो अपने काम निकाल लेते हैं, जनता जाए भाड़ में। जी। उनकी बेटी आरती राव की राजनीति को कैसे देखते हो? पहली बार जीती, मंत्री बन गई। देखो, उनकी बेटी है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो कुछ इलाके के लिए नया करेंगी। उनके पिता ने जो नहीं किया वो करेंगी। लेकिन मैं साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि जो राजा अपने महल से नहीं करता था, जिसको 3-3 एकड़ तक खेतों की मेंढ पर घूमना पड़ा, ये उनकी जो कद है, उनकी लेगेसी है, उसको दर्शाता है। अच्छा, ठीक है। एक और बताओ, उन्होंने बेटी को कोसली से नहीं उतारा, रेवाड़ी से नहीं उतारा, यहाँ इस कोने में अटेली से क्यों उतारा? उसमें ये रहा है कि इनका परिवार से उनके राव वीरेंद्र सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़े थे करीब 45 साल से पहले। उसके बाद में इनका जो मंझला भाई है राव अजीत सिंह, वो 1995 के आसपास उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो कहते हैं कि चुनाव जीत गया था, उसको हराया गया था। बाई जी की डेथ हो गई तो वो बीच में छोड़ के चले गए थे। बिल्कुल। और राव अजीत सिंह जिंदगी में एक चुनाव नहीं जीत पाए। देखो, राव इंद्रजीत सिंह की जो राजनीति है वो उसका नीम का पत्थर राव अजीत सिंह रहा है। उसने कार्यकर्ताओं की सुनी है, उनके काम करवाए हैं। इन्होंने कभी किसी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं करवाया। इनके साथ वही लोग जुड़े हुए जिनके काम नहीं हुए। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये क्या कारण मानते हो आप? चलो, राव यादवेंद्र भी एक बार जीत गए थे कोसली से और राव इंद्रजीत तो चलो लगातार जीत ही रहे हैं, कई बार के सांसद विधायक रह चुके हैं। राव अजीत सिंह एक बार भी नहीं जीते, इनेलो में भी गए, सब पार्टियों में वो रहे। शायद उनका कोई भाग्य का खेल रहा होगा। उनके बेटे ने भी पीछे इलेक्शन लड़ा, हाँ, वो भी नहीं जीत पाए। कांग्रेस के टिकट लेके आए थे। और बस यही है कि कई बार राजयोग होता है, आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते। आप किसी को राजा बना सकते हो, खुद नहीं बन सकते। ठीक है। इस अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस को क्या करना होगा कि अहिरवाल बेल्ट में जैसे पहले मजबूत थी, दोबारा मजबूत हो? कांग्रेस, देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कर्नपाल जी। 2000
से लेकर के 2014 तक, सॉरी 2004 से लेकर 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप और हम जब साथ काम करते थे हरिभूमि के अंदर, उस वक्त का वाकया आपको याद होगा। मैंने एक स्टोरी भेजी थी आपके यहाँ कि हरियाणा रोडवेज की 3 डिपों के जो जीएम थे, उन्होंने बाकायदा सरकार को पत्र लिख दिया था कि दादरी से नारनौल कोटपल्ली रोड पर बसें नहीं चलाएंगे, क्योंकि पर डे 5 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। उसका रीजन क्या था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहता था कि इस अहिरवाल के अंदर कोई डेवलपमेंट हो। यहाँ तक कि मैंने उस टाइम पीडब्ल्यू की डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट निकलवाए थे, दादरी से लेके और पनियाड़ा मोड़ तक सड़क के टेंडर छूट गए थे, उसका बजट आ गया था, लेकिन यहाँ का उसका बजट रोहतक ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन एक बात तो है, उस समय वित्त मंत्रालय था, वो हिरवाल बेल्ट में कैप्टन अजय सिंह यादव थे। आपके इसी नारनौल शहर से वित्त में या मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह थे, पावरफुल मंत्री तो थे इस इलाके से। वो सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित थे। चुनाव किस पे जीते थे? हजका की टिकट पे। विलय किस में कर गए थे? कांग्रेस में, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए। उन्होंने कभी भी क्षेत्र का भला नहीं चाहा। ये नेताओं की कमी रही। हाँ, नेताओं की कमी रही ना। नहीं, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, नेताओं की कमी थी, वो तो बोलने लायक थे ही नहीं ना। जब मेरे अंदर कमी होगी करमपाल जी, तो मैं आपका सामना नहीं कर पाऊंगा। और आप पावरफुल हैं तो आप अपनी चलाओगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में जो पैसा लगाया, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। महेंद्रगढ़ जिले से जितनी भर्तियां होती थी, पूरे 10 साल में मुश्किल से 10 से 20 लोग लगे होंगे हरियाणा पुलिस में, वो भी कांस्टेबल। बीजेपी की सरकार जब से आई है, 27 सब इंस्पेक्टर लगे हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर लगे हैं, पटवारी लगे हैं। ये अभी तो मैं कल देख रहा था, एक गांव से 15 बच्चे लगे हैं। 15 बच्चे लगे हैं। उधर भी एक गांव से 30-35 लगे हैं कैथल जिले में। एक और समझा दो, इस अहिरवाल की सबसे चर्चित सीट है महेंद्रगढ़। रामविलास शर्मा की टिकट काटी, बावजूद उसके वहां पर बीजेपी जीती। रावदान सिंह बड़ा चेहरा, क्यों नहीं जीत पाए? महेंद्रगढ़ का समीकरण बताओ। एक उदाहरण बताता हूँ आपको। पिछले साल 17-18 सितंबर को हमने महेंद्रगढ़ पूरे जिले की हर एक गांव में गए थे। उस वक्त जो महेंद्रगढ़ के लोग थे, वो एक बात कहते थे कि 2 अंकल पाल रखा जी हमारा घर पर। 2 अंकल छोड़ रखे हैं। अंकल यानी कि 2 नेता थे, उनको अंकल बोल रहे थे। अंकल किसको कहते हैं? जैसे कि बैल नहीं होता, हाँ, जिसको हल में जोड़ते हैं, वो बैल होता है। जो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए रखते हैं, अच्छा, सांड कहते हैं। सांड कहते हैं। 2 सांड छोड़ रखे हैं, इनसे छुटकारा पा दो। वो दोनों रामविलास और दान सिंह जी। अच्छा। अब पब्लिक उनसे उब चुकी थी। उन्होंने एक बार वो जीत जाता था, एक बार वो जीत जाता, काम किसी को नहीं करना था। हालांकि कांग्रेस सरकार के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो लेके आए थे। वो किस लिए लेके आए थे? वो बननी थी वाछोद में, लेकिन वो एक पिछड़े क्षेत्र में, पिछड़े जिले के अंदर आनी चाहिए थी। उसमें रावदान सिंह ने एफर्ट्स किए और महेंद्रगढ़ में शिफ्ट कर ले गए। उसके अलावा यहाँ कोई काम नहीं हुआ, तो जनता त्रस्त थी। मुझे लगा संदीप सिंह उनकी हार का बड़ा कारण रहा, रावदान सिंह की। संदीप सिंह, देखो, राजनीति के अंदर कई दाव पेच चलते हैं, आपको भी पता है। हर राजनीतिक पार्टी अपना एक मोहरा खड़ा कर देती है, ताकि कि भाई इसके वोट वो काट देगा, इस कास्ट को वो कर देगा, वो समीकरण से बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंवर सिंह को जब वो जिला परिषद में खड़ा हुआ, रामविलास शर्मा जी ने खुलेआम उसकी बगावत करके उसको हरवाया था। उसके बाद वो कोऑपरेटिव चेयरमैन बन गए थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के महेंद्रगढ़ जिले में। उनके भाई को हरा करके, रामविलास जी के भाई थे, उनको हराया था। उसके बाद उनका धीरे धीरे कद बढ़ता चला गया और उन्होंने खट्टर जी से भी संपर्क कर लिया, बाकी जो पार्टी के लीडर्स थे, क्योंकि उनका पूरा जीवन बीजेपी को गया है। 2 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं कंवर सिंह जी, और रामविलास जी के साथ रहते थे। लेकिन जैसे ही उनका कद बढ़ता दिखाई दिया, रामविलास जी नाराज हो गए। अच्छा। हालांकि जैसे तैसे करके पार्टी रामविलास जी को किन्हीं कारणों से शायद नहीं चाहती होगी, और उन्हीं के चेले को टिकट दे दिया। एक नया चेहरा। ये खट्टर साहब ने खट्टर साहब के नजदीक, वो सबके नजदीक थे। कंवर सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जो किसी से बिगाड़ के नहीं चलते। वो हर आदमी की हाजिरी बरतते हैं, हर आदमी से बना के रखते हैं, और उनका यही सील स्वभाव आम आदमी की तरह हर आदमी के सुख दुख में काम आते हैं। पिछले 10 साल में उन्होंने बहुत काम करवाए हैं। जो नहर का पानी था, डॉक्टर अभय सिंह के साथ उन्होंने आकर के जो नदी जो डेड पड़ी थी उसमें पानी छोड़वाया, अंतिम टेल तक उन्होंने पानी पहुंचाया। चलो, मैं सर से पूछ रहा था उधर का, रेवाड़ी की तरफ का। रेवाड़ी से
कैप्टन अजय यादव का बेटा क्यों हारा, रेवाड़ी, कोसली, उधर की सारी सीटें, बावल, पटौदी, सब कुछ मतलब बीजेपी, उधर की राजनीति थोड़ा समझाने की कोशिश करोगे? देखो रेवाड़ी की राजनीति है ना, वो भी महेंद्रगढ़ की राजनीति से मिलती जुलती है। रेवाड़ी जो प्रॉपर सिटी की बात करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानता है, लेकिन आज तक वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया उसका परिवार का कोई आदमी वहां के। रेवाड़ी प्रॉपर से कैप्टन अजय लेकिन अब लक्ष्मण यादव को टिकट उन्होंने दिलवाई कोसली से वहां तक और उनको जितवाया नहीं। देखो आपको शायद राजनीति के अंदर की बातों का नहीं पता, लक्ष्मण यादव की टिकट उन्होंने कटवा दी थी। उनका जो राजनीति के अंदर कैडर है, पार्टी का जो कैडर है, संघ है, उसमें उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने वहां से टिकट कटवाने के बावजूद रेवाड़ी से टिकट लिया है। ये अंदर की बातें हैं। और आपको शायद ध्यान हो पीछे कई बार कार्यक्रमों में भी उसके नहीं जाते थे लक्ष्मण सिंह यादव विधायक होते हुए। लेकिन अब वो प्रसार में तो गए इंद्रजीत उनके। वो राजनीति में कई चीजें दिखाने के कुछ और होती हैं, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। बहुत बढ़िया। और रही बात आपकी जो जाटूसाना से, वो नया चेहरा था, चुनाव जीत गया कोसली से। हाँ, कोसली से अनिल रहीना वो नया चेहरा था। खत्म हो चुकी है। रही बात बावल की, बावल एक रिजर्व सीट है और उस रिजर्व सीट से कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं था। वही उन्होंने एमएल रंगाजंगा जो घूमता फिरता हुआ बेचारा बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे था, उनको तो ये कहा गया था टिकट लो और चुनाव लड़ो। तो वो हमें नया चेहरा था, उसको डॉक्टर बनवारी लाल जी की टिकट काट के दूसरे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर कृष्ण को टिकट दिया गया है। अच्छे वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। मैं कल एक सीएमओ के पास बैठा था, उन्होंने ये कहा कि पूरे हरियाणा में 22 सीएमओ है, 22 में सबसे ईमानदार सीएमओ है ये दे डॉक्टर कृष्ण कुमार है, जो एमएलए है पूरे हरियाणा का सबसे ईमानदार सीएमओ। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ उनकी व्यक्तिगत जो छवि थी, वो जब रेवाड़ी के अंदर सिविल सर्जन थे, उस वक्त किसी ने कहा था उनको कि अगर आपको टिकट दे दिया चुनाव लड़ लोगे, उन्होंने कहा सर मेरे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन बड़ी सियासी परिवार में वो शादीशुदा है, कोई मुझे ये बता। वो है, लेकिन उन्होंने ईमानदारी का पैसा है ना उनके पास। उनकी जो पत्नी है वो भी किसी राजनेता की, किसी मंत्री की, इतना मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि अहिरवाल की राजनीति में आपको सीधे अभी जैसे चेयरमैन साहब बता रहे थे, देखो क्या होती है कि दो बराबर की जातियां होती हैं, उन जातियों के अंदर आपस में टकराव होता है। ये तो आप बेहतर समझते हो मेरे से, मेरे साथ ज्यादा आपको अनुभव है। हरियाणा के अंदर ज्यादातर समय, कुछ एक समय को अगर छोड़ दिया जाए तो जाट समुदाय के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने किस तरह से राज किया है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस वक्त अहिरवाल के लोग भले ही जो यहाँ के लीडर्स थे उनकी कमजोरी रही हो या कोई और बात रही हो, वो अपनी बात वहां नहीं रख पाए। वो अपने निजी हितों को उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, इलाके के हित को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये इलाका पिछड़ता चला गया। बीजेपी ने जब से सरकार 2014 में आई है, खट्टर साहब ने ये कहा कि मेरे को पूरे हरियाणा को एक साथ लेके चलना है। आपको ध्यान होगा कि जो बावल के अंदर लॉजिस्टिक हब बनना था, वहां किसानों ने हेजिटेशन कर दिया, वो बावल से शिफ्ट होकर के नांगल चौधरी में आ गया। उसका कोर्ट का फैसला भी आ गया, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। 1000 करोड़ रुपए उसके हो गया। देश के जो 12 अभी जो पार्क्स बनने हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स, वो भी नांगल चौधरी में बनेगा। और अभय सिंह यादव जी की बड़ी ये उनके है, हाँ वो उनका अहम रोल रहा है। अब आप देखिए 2014 से पहले यहाँ से रेवाड़ी से, यहाँ से अगर आपको चंडीगढ़ जाना था, सोचना पड़ता था, 10 से 12 घंटे का सफर होता था। आपकी खुद की गाड़ी है तो 8 से 9 घंटे लगते थे। बिल्कुल। आप 152 से जाइए, 3.5 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़। मेरे को भी चीन निकलना है। दूसरी बात, दूसरी बात रही यहाँ पानी की समस्या। देखो यहाँ के लोग मेहनती हैं, जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं था। पानी यहाँ आ गया, बीजेपी ने पानी पहुंचा दिया किसानों के लिए। किसानों के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा कारण है गांव के लोगों में। मैं ये कहता हूँ जिन गांवों के अंदर 3000 फीट पे पानी था, नहीं मिलता था, मशीनें बोरवेल्स वाले पैसे कमाते थे, किसान बर्बाद होता जा रहा था। हर साल 50-60 फीट नीचे गहरा उसको करना पड़ता था। अब हर साल उनको पानी के लिए ऊपर निकालना पड़ रहा है। वो किसान संपन्न हो गया है। हमारे एक पांचरोता गांव का एक बुजुर्ग आया था, डॉक्टर वैश्वी जब हारे उसके बाद में, उसने एक बात कही, 80-85 साल का था, बोले ये लोग भूखे ही ठीक है, इनको धाप का नाज मिलने लगा इसलिए तनहरा दिया। चलो बहुत बढ़िया। और बातचीत को यही समाप्त करते हैं। अहिरवाल की राजनीति को समझने की कोशिश की,
एक ताऊ जी ने बहुत गजब की बात कह दी, जिस दिन कांग्रेस सीएम का नॉन जाट चेहरा ले आएगी उसी दिन यहाँ अहिरवाल में कांग्रेस भी मजबूत हो जाएगी। जब तक हुड्डा वहाँ का सीएम चेहरा रहेगा कांग्रेस का, तब तक अहिरवाल में बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करेगी। अब अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।